बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 8 और पहला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 यानी किंगडम फंजाई से रिलेटेड, जिसमें हमने मेनली डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि किंगडम फंजाई में वर्ड फंजाई का क्या मतलब है, इस किंगडम को और क्या नाम दिया गया, और इसी के साथ साथ इस चैप्टर की वेटेज यानी एग्जामिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस, कितने शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज़ वगैरह इसमें से पूछे जाएंगे। और साथ ही हमने डिटेल डिस्कस करनी है कि किन वजूहात की बिना पर किंगडम फंजाई जो है उसके सभी मेंबर्स को सेपरेट करके इस अलग किंगडम में रखा गया। तो सबसे पहले हम इस किंगडम फंजाई के नाम की बात करेंगे। किंगडम का मतलब होता है बहुत बड़ी सल्तनत, बहुत वसी एरिया जो किसी बादशाह, किसी एम्परर के कंट्रोल में हो। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जनरल मीनिंग तो बेशक हम ये कह सकते हैं कि किंगडम का मतलब सल्तनत है, लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में किंगडम से मुराद क्या होगा? बायोलॉजी में किंगडम से मुराद बहुत बड़ी ग्रुपिंग है, जानदारों का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मखसूस खसूसियात रखने वाले जानदारों को रखा जाता है। तो ये बड़ी ग्रुपिंग, ये बड़ा ग्रुप क्या कहलाता है? बड़ी दर्जाबंदी क्या कहलाती है? किंगडम कहलाती है। जबकि फंजाई क्यों कहते हैं? फंगस से ये लफ्ज़ निकला है फंजाई, क्योंकि सबसे पहला जो मेंबर है इनका डिस्कवर हुआ था वो फंगस था जिसको फफूंदी कहते हैं। तो उस फंगस की बेस पे इस किंगडम को ये फंजाई का नाम दिया गया। इस किंगडम को किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिसाइकलिंग करते हैं। किस चीज़ की रिसाइकलिंग करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, ऑर्गेनिक मटेरियल की। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसको ये क्या करेंगे? डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। वो एलिमेंट्स क्या है? वापस ज़मीन में, अर्थ में चले जाएंगे और दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है? एलिमेंट्स को रिसाइकल किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मेंबर्स जितने भी इस किंगडम के अंदर हैं वो सारे के सारे जो है वो डिकम्पोजर हैं, वो रिसाइकलिंग करते हैं। इसलिए हम इस किंगडम को किंगडम फंजाई के साथ साथ ये नाम भी देते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। अब आते हैं जी वेटेज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहमियत रखता है ये चैप्टर। इसमें से एक एमसीक्यूज आता है एग्जामिनेशन एनुअल्स के अंदर, और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी पेयरिंग किसके साथ होगी? चैप्टर 2 के साथ। इस तरह हम कह सकते हैं 2 और 8 का कम्बिनेशन होता है पेयरिंग के एतबार से, और पेयरिंग में चैप्टर 8 से एक पोर्शन आएगा, बी पोर्शन, जबकि जो ए पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। तो इस तरह एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग और पेयरिंग यहाँ पे डिस्कस हुई। आगे बढ़ते हैं जी। हम सबसे पहला पॉइंट जो इस इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करना है वो है माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी क्या है? फंजाई को स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। या फंजाई के किसी भी मेंबर को, फंजाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ को स्टडी करना, ये माइकोलॉजी कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें माइकोलॉजिस्ट की, तो वो साइंटिस्ट जो क्या करता है, जो फंजाई को स्टडी करता है, उसको हम, उस साइंटिस्ट को, उस पर्सन को माइकोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट, वैरायटी अमंग फंजाई। हमने पहले देखा माइकोलॉजी, फिर हमने देखा माइकोलॉजिस्ट, अब हमने देखना है वैरायटी। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्पीशीज नोन। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, और 1 लाख स्पीशीज के करीब जो है वो फंजाई किंगडम में जितनी भी स्पीशीज हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं, और ये 1 लाख जो है इनके बारे में हम जानते हैं, हमारे पास मालूमात हैं। 1 लाख स्पीशीज आर नोन, तो 1 लाख स्पीशीज का हमें पता है वो डिस्कवर्ड है, जिनका ताल्लुक किंगडम फंजाई से है। जबकि ये भी साथ कहा गया एंड मोर आर एस्टिमेटेड, और ये भी अंदाजा है साइंटिस्ट का, ये भी मानना है कि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मौजूद हैं, अभी डिस्कवर नहीं हुई वो। और जो डिस्कवर हुई हैं उनमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी इकसाम है फंजाई की? उनमें अगर हम देखें, नोटोरियस आती हैं, डेलिकेसीज आती हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटोरियस पैथोजेंस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, नुकसान पहुंचाने वाले, और पैथोजेंस यानी बीमारियां या खराबियां पैदा करने वाले। तो नोटोरियस पैथोजेन यानी बीमारियां और खराबियां पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूं कह ले के फंगल स्पीशीज, वो इस ग्रुप में डिस्कस किए गए हैं। तो डिजास्ट्रस मतलब तबाहकुन, रस्ट, स्मट ऑफ व्हीट, कॉर्न, ठीक है। ये जो नोटोरियस पैथोजेंस हैं उनमें एक तो डिजास्ट्रस रस्ट आती है, यानी तबाही पहुंचाने वाली रस्ट, और साथ ही साथ क्या है, समट भी आती है, जो किस में पाई जाती है? व्हीट और कॉर्न में।
यानी गंदम और मकई में समट पाई जाती है, समट नामी बीमारी। जबकि अगर हम बात करें तो इसी के साथ साथ रस्ट नामी बीमारी भी पाई जाती है मुख्तलिफ फसलों के अंदर, जो किसकी वजह से है, मुख्तलिफ स्पीशीज जिनका ताल्लुक फंजाई से है उनकी वजह से हो रही है। तो रस्ट एक बीमारी है जिसमें क्या है, पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर बिल्कुल बारीक, छोटे छोटे बारीक ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर, येलोइश कलर के जो वो सपोज प्रोड्यूस होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है, पत्ते की साख्त और इसी तरह ब्रांचेस को ख़राब करते हुए क्या है, उनकी तादाद बढ़ती है। साथ ही साथ क्या है, वो मुख्तलिफ पौधों को अफेक्ट करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते हैं, लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और क्रॉप को इवन वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समट की अगर हम बात करें तो समट में क्या है, जो सीड वाला पोर्शन, जैसे अब समट ऑफ वीट की बात की जा रही है, तो वीट में क्या होगा, गंदम में क्या होगा, जो सीड वाला पोर्शन है जहाँ पे सीड की फॉर्मेशन होनी है वहाँ सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी, सीड मौजूद नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह क्या है, समट के सपोर्स बनेंगे। तो ये समट नामी बीमारी में हो रहा होता है। यानी यूँ कह लें कि एक लुक कालक नुमा स्ट्रक्चर जो है वो सीड की जगह बनेगा इस समट नामी बीमारी के अंदर। ये भी क्या है, फंगल स्पीशीज की वजह से है। इसके अलावा मोल्ड ऑन क्रॉप्स, मोल्ड कहते हैं फफूंदी को, और क्रॉप्स यानी मुख्तलिफ फसलों पर। तो मुख्तलिफ फसलों पर जो नुकसान पहुँचाने वाली स्पीशीज या वैरायटी है फंजाई की, उनमें से मोल्ड ऑन क्रॉप्स है, यानी क्रॉप्स के ऊपर या फसलों के ऊपर फफूंदी का पाया जाना, और यही मोल्ड जो है वो फूड स्टफ पर भी मौजूद होती है, वहाँ पे भी क्या है, ये नुकसान की वजह बनती है। इसके बाद हमने बात करनी है डेलिकेसीज। डेलिकेसीज से मुराद नफीस ग़िज़ा है, बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होने वाली फंगल स्पीशीज, या यूँ कह लें कि बेहतरीन ग़िज़ा जो फंजाई से हासिल हो रही है। तो बेहतरीन ग़िज़ा में मशरूम्स हैं, खुम्बियाँ जिनको आमतौर पर कहा जाता है, और यकीन करें खुम्बियों को शुमार दुनिया भर में बेहतरीन ग़िज़ाओं में होता है और लोग बहुत ही पसंद के साथ और इसको बहुत ही, यानी यूँ कह लें कि लाइकनेस के साथ इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रुफल्स और मॉरल्स, ये भी डेलिकेसीज में ही आते हैं, बेहतरीन ग़िज़ाओं में शुमार होते हैं, जो कि कहाँ से हासिल की जाती है, फंजाई से। अगर हम मॉरल्स की बात करें तो मॉरल्स का जो ताल्लुक है वो मशरूम से है। मशरूम जो है उसकी कैप थोड़ी बड़ी होती है, इस तरह खुम्बी की अगर हम बात करें तो उसकी कैप थोड़ी वाइडर होगी, फैली हुई होगी। जबकि अगर हम मॉरल की बात करें तो इसकी कैप क्या है, इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं होगी, इसकी विड्थ जो है वो कम होगी, और साथ ही क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें हमें छोटे छोटे जो है वो लाइनें नज़र आएंगी, पोर्स नज़र आएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मखसूस स्पीशीज मोरकेला एस्कुलेंटा से हासिल होता है। इनको ये खुम्बियाँ या खुम्बी नुमा स्ट्रक्चर ये मॉरल कहलाता है, ये भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ट्रुफल्स की तो ये अंडरग्राउंड फ्रूट बॉडी है जो फंगल स्पीशीज से हासिल होती है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये अंडरग्राउंड फ्रूट बॉडी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पोटैटो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। इसकी साख्त और टेस्ट और ग़िज़ाइयत भी इवन क्या है, पोटैटो से मिलती जुलती है, इसलिए इनको ट्यूबर्स भी कहा जाता है, ट्यूबर्स ऑफ फंजाई भी इनको कहा जाता है ट्रुफल्स को। तो मशरूम, ट्रुफल्स और मॉरल्स ये वो डेलिकेसीज हैं जो हम फंजाई से हासिल करते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट फंगल स्पीशीज कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हम क्या है यूँ कह लें कि पैसे कमा सकते हैं, कमर्शियली जिनको इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले पेनिसिलियम नामी स्पीशीज़ है, और ये पेनिसिलियम क्या है, इट इज़ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक किससे हासिल की जाती है, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। फिर इसके अलावा यीस्ट, इट इज़ यूज्ड इन बेकरीज, यानी बेकरी में इस्तेमाल होती है, और साथ ही साथ कहाँ पे, ब्रेवरीज। ब्रेवरीज कहते हैं मशरूबात की फैक्ट्री को, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात तैयार की जाती है। बेकरी जहाँ पे खमीर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ चीज़ें जैसे डबल रोटी वगैरह उनको तैयार किया जाता है, केक्स वगैरह को तैयार किया जाता है। और इनकी तैयारी में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये था कि कमर्शियली किस तरह जो फंजाई है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है टेक्सोनोमिक स्टेटस की। टेक्सोनोमिक स्टेटस यानी क्लासिफिकेशन के एतबार से इनका जो दर्जा है, इनका जो लेवल है वो क्या है। तो टेक्सोनोमिक स्टेटस की बात करें, टेक्सोनोमिक स्टेटस चेंज फ्रॉम किंगडम प्लांटी टू सेपरेट किंगडम फंजाई। इस सेंटेंस का मतलब ये है, या इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इससे मुराद ये है, असल में ये था कि शुरू में जो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं फंगल स्पीशीज, वो अलग किंगडम में नहीं थे, बल्कि उनको क्या है, किंगडम प्लांटी में रखा गया बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे। जब बाद में मुख्तलिफ चीज़ें पता चली, डिफरेंसेस पता चले, तो फिर क्या किया गया, किंगडम प्लांटी से इन फंगल स्पीशीज को निकाल के सेपरेट किंगडम फंजाई में रखा गया, और सेपरेट किंगडम फंजाई की फॉर्मेशन की गई, जो कि जिसको हम इस टेक्सोनोमिक स्टेटस में डिस्कस कर रहे हैं।
इस क्लासिफिकेशन में डिस्कस करें। अब आगे हमने देखना है कि वो क्या वजूहात थी जिस बेस पे क्या है किंगडम प्लांटी की बजाय या किसी दूसरे किंगडम में इन मेंबर्स को रखने के बजाय सेपरेट किंगडम यानी किंगडम फंजाई बनाने की जरूरत पेश आई। तो हमने देखना है कंपैरिजन विद प्लांट्स, कंपैरिजन विद एनिमल्स। कंपैरिजन की बात जब भी करते हैं तो कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना, जिसमें हमने देखना होता है कि दो मुख्तलिफ जानदारों या स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स या ग्रुपों के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है, ममासलत, और साथ ही साथ डिफरेंसेस देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन विद प्लांट्स तो हमने देखना है कि फंजाई का प्लांट्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज को देखेंगे। बोथ हैव सेल वॉल, दोनों में सेल वॉल मौजूद होती है। बोथ लैक सेंट्रियोल्स, दोनों में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होती। सेंट्रियोल्स मखसूस स्ट्रक्चर है, चैप्टर 4 में हमने इनके बारे में पढ़ा था। सेल डिवीजन के दौरान इन्होंने स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होती है, क्रोमोसोम्स को मूव करवा के अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाना होता है। दोनों में यानी फंजाई और प्लांट दोनों में ये नहीं होते। और साथ ही साथ बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी एक से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जा सकते। ये वो वजूहात थी ज़ाहिरी तौर पर, खासकर अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो इन वजूहात को देखते हुए शुरुआत में क्या था, साइंटिस्ट ने किंगडम फंजाई के जितने भी मेंबर्स डिस्कवर्ड हुए थे उनको प्लांटी में रख दिया और इस चीज़ को फर्दर क्लेरिफाई नहीं किया कि आइदर ये इस किंगडम में फिट आते भी हैं कि नहीं आते। तो ये सिमिलैरिटीज़ थी प्लांट्स के साथ। आगे हमने देखना है कि फंजाई की प्लांट्स के साथ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फंजाई क्या है, दे आर हेटरोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफ, यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल की बात करें, फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटन की, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसलिए ये मेन दो डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों के दरमियान देखे जाते हैं, जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि किंगडम फंजाई के मेंबर्स को किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपैरिजन विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ इनका क्या कंपैरिजन है। जब भी हम एनिमल्स के साथ इनका कंपैरिजन यानी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज में क्या है, दोनों हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दोनों के पास काइटन होता है, जबकि दोनों में क्या है, सेलुलोज मौजूद नहीं होता। स्पेशली हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं सेल वॉल को, सेलुलोज तो बिल्कुल सेल वॉल अगर हम एनिमल्स की देखें तो एनिमल में सेल वॉल नहीं है, जबकि अगर हम बात करें फंजाई की तो उनकी सेल वॉल है और सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज नहीं है, बल्कि उसकी जगह काइटन है। फंजाई में तो काइटन उसकी सेल वॉल में है। एनिमल्स में कहाँ पे काइटन मौजूद होता है। एनिमल के एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनको आर्थ्रोपॉड्स का नाम दिया जाता है। ये आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं इनमें क्या है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बैरूनी कवरिंग है, जो शेल है, जो हम बैरूनी ढांचा जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो काइटन का बना होता है। तो ये वो मवासलत है जिस बेस पे हम कहते हैं कि दोनों में काइटन मौजूद होता है। और बाजू का साइंटिस्ट जो माइकोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि ये जो सिमिलैरिटी है, काइटन की प्रेजेंस, ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर्स हैं यानी एनिमल्स के और फंजाई के, वो पीछे जाके सेम है, यानी दोनों में भी किसी सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट डिफरेंसेस है फंजाई और एनिमल्स के दरमियान क्या क्या फ़र्क या डिफरेंस। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है फंजाई में, जबकि इनमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती। फंजाई की बात करें, नॉन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स मोटाइल हैं, एक से दूसरी जगह हरकत करके जा सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी चीज़ों को जज़ब करते हुए अपनी खुराक बनाते हैं, जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं, यानी चीज़ों को निगलते हुए अपनी खुराक हासिल करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स तो दोनों हैं, हेटरोट्रॉफ्स तो दोनों है, लेकिन दोनों में अगर इनकी बात करें ये एब्जॉर्प्टिव है और ये क्या है, इंजेस्टिव है। एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में क्या है, एब्जॉर्प्टिव में क्या होगा, किसी भी फंगल स्पीशी की बात करें, जब भी उसको खुराक मिलेगी किसी माहौल के अंदर किसी भी जगह पे, तो क्या होगा, वो अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करके खुराक के ऊपर फेंकेंगे। और मिसाल तौर पे ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस मिला तो फंगल स्पीशी क्या करेगी, इसके ऊपर एंजाइम फेंकेगी, एंजाइम क्या करेंगे, इसको तोड़ के सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सब्सटेंसेस, और ये सिंपल सब्सटेंसेस क्या है, फंगल बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या हुआ था, कम्प्लेक्स फूड को आउटसाइड दी बॉडी ही तोड़ा गया, सिंपल में चेंज किया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि इधर क्या हो रहा है, जो भी फूड एनिमल्स ने हासिल करनी होती है वो क्या है, वो कम्प्लेक्स फॉर्म में इनसाइड बॉडी जाएगी, बॉडी के अंदर जाके उसको तोड़ा जाएगा और फिर उसको क्या है, इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, जिस्म से बाहर ही क्या है, खुराक को तोड़ के फिर उसको जज़ब किया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है। सिंपल फॉर्म में ही जज़ब किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, खुराक को, जबकि यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म में इंजेस्ट किया जाएगा, निगला जाएगा, अंदर बॉडी में ले जाया जाएगा, अंदर जाकर उसको तोड़ा जाएगा, हजम किया जाएगा और फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। डीएनए स्टडी क्या कहती है, डीएनए स्टडी कंफर्म दैट दे डिफर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीएनए की स्टडी कहती है कि जो फंगल स्पीशीज हैं ये प्लांट्स और एनिमल दोनों से डिफरेंट हैं, दोनों से मुख्तलिफ हैं। इसीलिए ना तो इन मेंबर्स को किंगडम फंजाई में किंगडम प्लांटी में रखा जा सकता है, ना ही एनिमिलिया में रखा जा सकता है, इनका सेपरेट किंगडम होना ज़रूरी है। आखिरी पॉइंट,
और ये वो पॉइंट है जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स के लिए पिकुलियर है, स्पेसिफिक है, इन्हीं तक महदूद है, इनके लिए खास है, जो दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म या ग्रुप में हम नहीं ऑब्जर्व करते। वो क्या है? दैट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। नॉर्मली माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जब भी होता है, माइटोसिस एक मखसूस किस्म की सेल डिवीजन है जिसमें क्या है, एक सेल तकसीम होता है। पहले उसका अंदरूनी मवाद यानी न्यूक्लियस वाला पोर्शन तकसीम होगा, फिर उसके बाद सेल का बैरूनी हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह तकसीम होकर एक सेल दो में तब्दील हो जाता है। और इस दौरान क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो भी डिसअपीयर होती है, उसका एक मखसूस दौरानी के लिए गायब होना, फिर दोबारा आ जाना डिवीजन के बाद, ये नॉर्मली हो रहा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक सेल जब उसने डिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, उसमें माइटोसिस होना है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होना तो ये चाहिए था कि ये टूटे। माइटोसिस के स्टार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की बैरूनी दीवार है, मेम्ब्रेन है, वो टूटनी चाहिए, लेकिन वो टूटती नहीं है, बल्कि क्या है, वो मौजूद रहती है। उसी की मौजूदगी में क्या है, जो अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है। और फिर साथ ही साथ क्रोमोसोम्स, जो जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, एक जैसे क्रोमोसोम जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो बनने के साथ साथ वहीं एक मखसूस तरतीब में सेंटर में आके जुड़ जाते हैं, उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहती है। इवन नेक्स्ट स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे होके, हाफ होके, डॉटर क्रोमोसोम्स हाफ होके एक एक साइड पे चले जाते हैं, यानी ये आधा इस साइड पे, ये आधा इस साइड पे चला जाएगा, इधर भी ऐसे ही होगा। इस तरह क्या है, क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होके दोनों साइडों पे, दोनों पोल्स पर चले जाएंगे। इनको ले जाने वाले ये स्पिंडल फाइबर्स होंगे, जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टिल मौजूद रहेगी। इवन वो कंस्ट्रिक्ट करेगी सेंटर से इस तरह धंसेगी, और क्या करेगी, इन क्रोमोसोम्स को ना सिर्फ सेपरेट करेगी, बल्कि क्या है, इस न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करने के साथ साथ इस न्यूक्लियस को एक से दो में तब्दील कर देगी। सेल पूरा नहीं तब्दील हो रहा, सेल पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, बल्कि सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समेत और जेनेटिक मटेरियल समेत दो में तब्दील हो गया। इससे क्या होगा, एक सेल के अंदर जहां सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद था, अब वहां पे क्या है, दो न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। मिसाल तौर पे ये डिवीजन हुई, इस तरह क्या है, यहां पे दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा और माइटोसिस के नतीजे में ये दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियर माइटोसिस होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या है, न्यूक्लियाई की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या है, ये सेल स्फेरिकल से इलांगेटेड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि हम ज्यादातर फंगल स्पीशीज में उनकी जो शेप है वो इलांगेटेड, लंबी लंबूतरी धागा नुमा देखते हैं। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, थ्रू आउट स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो नहीं टूटा, वो बल्कि कायम रहा। उसकी मौजूदगी में ही सब कुछ हो रहा है, सारी डिवीजन हो रही है, जेनेटिक मटेरियल की, क्रोमोसोम्स की, और इवन बाकी जो भी प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल माइटोसिस में जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, और फिर जब ये प्रोसेस एंड होने लगता है तो दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। फंजाई में ये जो माइटोसिस हो रहा है, इसमें क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होती, मौजूद रहती है, इसकी मौजूदगी में सारा प्रोसेस हो रहा होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे, फंगल स्पीशीज में ही देखा जाता है। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या कहता है, fungal species show characteristic type of mitosis which is known as nuclear mitosis. During this nuclear mitosis, nuclear envelope does not break. ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन हमें ड्रॉ की हुई नजर आ रही है, ये टूटता नहीं है, हालांकि नॉर्मली माइटोसिस में ये टूट जाता है। फिर नेक्स्ट, इंस्टेड, इसकी बजाय द माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म विद इन न्यूक्लियस। जो माइटोटिक स्पिंडल जिन्होंने क्रोमोसोम्स को अलग करना है, डॉटर क्रोमोसोम्स को अलग करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ ले जाना है, वो क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर ऑफ डॉटर्स क्रोमोसोम्स। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो नहीं टूटता, फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स इसी न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ब्लू कलर में स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। क्रोमोसोम के ये जो जोड़े जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, इनके साथ अटैच होकर इनको अपोजिट पोल्स की तरफ ले जाएंगे, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो सेंटर से कंस्ट्रिक्ट होकर इनको सेपरेट करेगा, और इस तरह ये पूरे का पूरा न्यूक्लियस एक से दो में चेंज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट, इन सम स्पीशीज न्यूक्लियर एनवेलप डिसमेंटल लेट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एंड पे जाके न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ी देर के लिए डिसमेंटल होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी दोबारा फॉर्मेशन हो जाती है।
लास्ट पॉइंट सेपरेट किंगडम, ड्यू टू मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, जिनमें हमने बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में देखी। ड्यू टू मैनी डिफरेंसेस विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, फंगल स्पीशीज क्लासिफाइड सेपरेटली। बहुत सारे डिफरेंसेस जिनको हमने यहाँ पे देखा, इन वजूहात की बिना पे, इन डिफरेंसेस की वजह से फंगल स्पीशीज को क्या है वो सेपरेट किंगडम में रखा गया। तो ये था हमारा नॉर्मल लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, फंगल स्पीशीज की सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखा जो कि इनमें हमें मौजूद नजर आते हैं। आखिरी चीज़ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये टॉपिक, ये जो पोर्शन है वो कितने की अहमियत रखता है, क्या चीज़ें इसमें से आ सकती हैं। तो याद रखिएगा ये वाला जो टॉपिक है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये MCQs और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग नहीं बनता। बहुत सारे MCQs इसमें से बनते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस से, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ यानी कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड फंजाई, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड फंजाई, इवन अगर हम स्टार्ट में बात करें वैरायटी जिसमें नोटोरियस पैथोजन, डेलिकेसीज, कमर्शियल इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ स्पीशीज, ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं। जबकि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये कंपैरिजन वाला शॉर्ट क्वेश्चन, सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि डिफरेंसेस मौजूद हैं, इसी तरह ये कंपैरिजन वाला सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल कंपैरिजन पूछा जा सकता है। जबकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पोर्शन के अंदर है वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है और नेक्स्ट टाइम भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं न्यूक्लियर माइटोसिस के। तो ये था हमारा आज का पोर्शन जिसमें हमने किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन को ऑब्जर्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।